समय साक्षी में आज जब जोधपुर रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बनते बनते रह गई। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। जब अंग्रेजों के भारत छोड़ने का ऐलान किया गया तो जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह की उम्र मात्र 24 वर्ष थी। 6 फीट लंबे और लहीम शहीम हनवंत सिंह को उनके जानने वाले बिग बॉय कहकर पुकारते थे। वो पोलो और टेनिस खेलने के शौकीन थे और अपने पिता की तरह उन्हें विमान उड़ाने का भी शौक था। उन्होंने मेहरानगढ़ में बंदूक बनाने की एक फैक्ट्री लगाई थी। उन्होंने सोने की निब वाला एक पेन पिस्टल डिजाइन किया था जो जरूरत पड़ने पर .22 पिस्टल का रूप ले सकता था। वो मारवाड़ के 38वें शासक थे। 2 महीने पहले ही उनके पिता महाराजा उमेद सिंह का निधन हुआ था। 21 जून 1947 को हुए उनके राज तिलक में 17 राज्यों के शासक, प्रमुख जागीरदार और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। आने वाले मेहमानों में प्रमुख थे जयपुर, जामनगर, झालावाड़, उदयपुर, बीकानेर, ग्वालियर, रीवा और जैसलमेर के राज परिवारों के प्रमुख। भोपाल के नवाब इस समारोह में शामिल नहीं हुए थे। आजादी के समय जोधपुर रियासत का कुल क्षेत्रफल था 93,424 वर्ग किलोमीटर। चूंकि जोधपुर एक बड़ी रियासत थी और उसकी सीमा प्रस्तावित पाकिस्तान से मिलती थी, इसलिए पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि जोधपुर या तो भारत में शामिल ना हो या फिर अपनी आजादी की घोषणा कर दे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बर्थ ऑफ द नेशन 21 डेज दैट मेड इंडिया के लेखक जोजी जोसेफ का मानना है कि भारत के लिए जोधपुर का सामरिक महत्व था, क्योंकि वो एक तरफ वर्तमान राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा था तो दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम में उसकी सीमा सिंध से लगती थी। पावर जो है ना, ऐसे चीज है कि लोगों को पागल कर देती है। और इन लोग जो है, जोधपुर का महाराजा जो है, वो अपना फैमिली में पिछले हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से पावर इतना एंजॉय कर चुका था और पावर गिव अप करना उनके लिए आसान नहीं काम था। दूसरा क्या है कि द लेसर नोन पार्ट यही है कि इंडिया में काफ़ी ऐसे प्रिंसली स्टेट्स है। ट्रावनकोर छोड़ दीजिए, भोपाल से लेकर बड़ौदा, इंदौर, ये सब भी अपना इंडिपेंडेंस के लिए प्लान कर रहे थे। तो उसमें जोधपुर को पता चल गया कि बाकी लोग भी प्लान कर रहे हैं, उनको जोश आ गया क्योंकि वो 24 इयर्स का यंगस्टर है। तो उन लोगों ने बोला कि मैं भी कोशिश करूंगा। वो आ गया दिल्ली अगस्त फर्स्ट वीक में। 14 जुलाई को लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराज हनवंत सिंह को भोज पर आमंत्रित कर उन्हें विलय की नई नीति के बारे में जानकारी दी। 27 जुलाई को गृह मंत्री सरदार पटेल ने इंपीरियल होटल में राज्य के शासकों और उनके नुमाइंदों को एक चाय पार्टी दी, जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन और एडविना माउंटबेटन के अलावा महाराज हनवंत सिंह भी मौजूद थे। तब तक करीब 1 दर्जन से ज़्यादा शासकों ने, जिसमें हैदराबाद, त्रावणकोर, भोपाल, इंदौर, मैसूर, जूनागढ़, धौलपुर, इंदौर, रीवा और कश्मीर के शासक शामिल थे, भारतीय संघ में शामिल होने की मंशा जाहिर नहीं की थी। और ये लोग सरदार की दी हुई चाय पार्टी में आए भी नहीं थे। बीकानेर रियासत के प्रधानमंत्री रहे KM पणिक्कर अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, 1 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने कई प्रमुख रियासतों के शासकों को दोपहर के भोज पर आमंत्रित किया था। इस भोज में जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह भी शामिल हुए थे। माउंटबेटन ने मजाक करते हुए अपने निजी सचिव से कहा कि वो भारतीय संघ में विलय के प्रति इच्छुक और अनिच्छुक शासकों की अलग अलग कतार बनवाएं।
जोधपुर के महाराजा विलय के समर्थक राजाओं के साथ खड़े हो गए। आखिर 2 से 10 अगस्त के बीच ऐसा क्या हुआ कि भारत में विलय के बारे में हरवंश सिंह के रवैये में जबरदस्त परिवर्तन आया और उन्होंने पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से मिलने का फैसला कर लिया। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के उपकुलपति रहे प्रोफेसर LS राठौर अपनी किताब महाराजा हरवंश सिंह एन एक्सेशन ऑफ जोधपुर स्टेट टू डोमिनियन ऑफ इंडिया में लिखते हैं, महाराजा हरवंश सिंह के व्यवहार में परिवर्तन का कारण बड़ौदा के गायकवाड़ और भोपाल के नवाब द्वारा विलय के प्रारूप के कुछ बिंदुओं को अपने हितों के खिलाफ मानकर आपत्ति दर्ज कराना था, लेकिन विदेश विभाग ने उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया था। इससे महाराजा के मन में संदेह पैदा हो गया कि मारवाड़ के लिए विशेष रियायतें लेने के बारे में उनके मन में जो विचार चल रहा है वो नाकामयाब न हो जाए। विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर से पहले हरवंश सिंह अपनी रियासत के लिए भारत सरकार से विशेष रियायतें सुनिश्चित करवाना चाहते थे। तेजी से बदल रहे हालात में उन्हें इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं दिख रही थी। उस समय उनके पास एकमात्र विकल्प सरकार को डराने की रणनीति रह गया। 6 अगस्त को जिन्ना के साथ उनकी मुलाकात को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। जिन्ना उसी शाम दिल्ली को हमेशा के लिए छोड़कर कराची के लिए रवाना होने वाले थे। माउंटबेटन पेपर्स के अनुसार भोपाल के नवाब हमीदुल्ला ने माउंटबेटन को बताया था कि उनका उस दिन जिन्ना से मिलने का कार्यक्रम पहले से ही तय था। उन्होंने हरवंश सिंह से कहा कि वो भी उनके साथ जिन्ना से मिलने चल सकते हैं। उनके साथ जैसलमेर के महाराज कुमार भी थे, क्योंकि बीकानेर के महाराजा ने उनके साथ चलने से इनकार कर दिया था और हरवंश सिंह जिन्ना से मिलने अकेले नहीं जाना चाहते थे। उस बैठक में भोपाल के नवाब के सलाहकार जफरुल्लाह खां भी मौजूद थे, जो बाद में पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री बने। जूसी जोसेफ बताते हैं, जिन्होंने बोला था कि आप कराची का पोर्ट फ्री यूज़ कर सकते हैं और सिंध हैदराबाद के जो रेलवे कनेक्शन है वो आप यूज़ कर सकते हैं, और आपका जोधपुर में जहाँ भी फाइमिन उन दिनों काफ़ी खाने का कमी था, उधर फूड आइटम्स पहुँचा देंगे और आप पाकिस्तान के साथ आ जाइए। और ये सब ऑफर करके जिन्ना नेक्स्ट डे चले जाते हैं कराची। माउंटबेटन के एडीसी रहे नरेंद्र सिंह सरीला अपनी किताब द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियन पार्टीशन में लिखते हैं, महाराजा जोधपुर ने मुझे बताया था कि अपना प्रस्ताव देने के बाद जिन्ना ने एक खाली कागज पर दस्तखत करके मुझे दिया और कहा कि पाकिस्तान में शामिल होने की आपकी जो भी शर्तें हों इस पर लिख दें। मैं जिन्ना की बात मानने वाला था कि मेरे साथ गए महाराज कुमार जैसलमेर ने मुझसे कहा कि मुझे पहले राजमाता जोधपुर और जोधपुर के सरदारों से सलाह कर लेनी चाहिए। मैंने जिन्ना से कहा कि हम इस पर सोचकर आपके पास वापस आएंगे। जैसे ही मैंने ये कहा, जिन्ना ने उस खाली कागज को जिस पर उनके हस्ताक्षर थे मेरे हाथ से छीन लिया। 5 अगस्त को जोधपुर में राज परिवार और सरदारों की बैठक हुई, जहां बहुमत पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ था। उनके प्रधानमंत्री CS वेंकटाचार्य एक पूरी तरह से संयुक्त भारत के पक्ष में थे और हरवंश सिंह की एक एक गतिविधि की खबर सरदार पटेल और माउंटबेटन को भेज रहे थे। महाराजा जोधपुर में 3 दिन रहे। तब तक महाराजा की सोच डगमगाने लगी थी, लेकिन तब भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाने का विकल्प पूरी तरह से छोड़ा नहीं था। जब वो 3 दिन बाद दिल्ली लौटे तो सरदार पटेल के निकट सहयोगी VP मेनन से कहा गया कि अगर उन्होंने महाराजा को नहीं संभाला तो हो सकता है कि वो पाकिस्तान से हाथ मिला लें। इस बीच जब माउंटबेटन को हवा लग गई कि हरवंश सिंह और जिन्ना की मुलाकात भोपाल के नवाब हमीदुल्ला ने करवाई है, तो उन्होंने हमीदुल्ला को सूचित किया कि अगर भारतीय नेतृत्व को विश्वास हो गया कि आप
शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर एक हिंदू रियासत को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो आपसे मेरी करीबी दोस्ती भी आपको उनसे नहीं बचा पाएगी। हैरिसन एंकिंस अपनी किताब कॉन्करिंग द महाराजास में लिखते हैं, जब स्टेट डिपार्टमेंट को हनवंत सिंह जिन्ना मुलाकात की भनक लगी तो सरदार पटेल जोधपुर के पाकिस्तान के साथ जाने की संभावना को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। जोधपुर को भारत में रखने के लिए वो राजपूतों को हथियार आयात करने की छूट और अकाल पीड़ित लोगों को भोजन देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने ये भी वादा किया कि वो जोधपुर से कच्छ के बीच बंदरगाह तक रेलवे लाइन भी बनवा देंगे ताकि जोधपुर की समुद्र तक पहुंच हो जाए। उन्हें यह डर था कि अगर जोधपुर पाकिस्तान के साथ चला जाता है तो ये पाकिस्तान की सीमा के साथ लगे रजवाड़ों जैसे जयपुर और उदयपुर के लिए गलत उदाहरण पेश करेगा। उस जमाने में अंग्रेज सरकार प्रस्तावित पाकिस्तान के थापारकर जिले में उमरकोट के हस्तांतरण की दिशा में आगे बढ़ रही थी। प्रोफेसर एल.एस. राठौर लिखते हैं, कानूनी रूप से उमरकोट जोधपुर रियासत का हिस्सा था क्योंकि सन 1843 में इसे अंग्रेजों को पट्टे पर दिया गया था और इसके एवज में वो जोधपुर को सालाना 10,000 रुपयों का भुगतान करते रहे थे। हनवंत सिंह का मानना था कि जिस तरह सिलहट को असम से अलग कर पाकिस्तान में मिलाया जा सकता है, इस तरह उमरकोट को जोधपुर में मिलाने से सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से इस बारे में कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई थी। जब हनवंत सिंह दिल्ली लौटे तो इंपीरियल होटल में ठहरे। वीपी मेनन अपनी किताब इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स में लिखते हैं, मैं इंपीरियल होटल गया और उनसे कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन उनसे मिलना चाहते हैं। हम कार में बैठकर गवर्नमेंट हाउस आए, जहां मैंने उन्हें आगंतुक कक्ष में बैठा दिया। इसके बाद मैंने माउंटबेटन को ब्रीफ किया। उसके बाद उन्होंने महाराजा को अंदर बुला लिया। माउंटबेटन ने उन्हें स्पष्ट किया कि उन्हें कानूनी रूप से उनके पाकिस्तान से मिलने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये देखते हुए कि आप खुद हिंदू हैं और आपकी अधिकांश जनता भी हिंदू है, अगर आप पाकिस्तान से मिलते हैं तो ये विभाजन के मूल सिद्धांत के विरोध में होगा। आपके इस फैसले से हो सकता है कि आपकी रियासत में एक बड़ी सांप्रदायिक समस्या उठ खड़ी हो। इसके बाद महाराजा ने कुछ ऐसी मांगें रख दी जिनको पूरा किया जाना संभव नहीं था। मैंने उनसे साफ कहा, अगर आप झूठी उम्मीदों पर दस्तखत करना चाहते हो तो मैं आपकी मांगें तुरंत मान लूंगा। फिर उन्होंने कहा, जिन्ना ने उनसे कई वादे किए हैं। तब मैंने उनसे कहा कि आप झूठे वादों पर विश्वास मत करिए। बाद में मेनन ने द ग्रेट डिवाइड पुस्तक के लेखक एच.वी. हॉटसन को दिए इंटरव्यू में बताया, आखिर में मैंने अपनी पंच लाइन कही, आप चाहें भी तब भी पाकिस्तान नहीं जा पाएंगे। आपके जागीरदार इसके लिए राजी नहीं होंगे। आपकी अपनी माँ इसका समर्थन नहीं करेंगी। आप कैसे पाकिस्तान जाने के बारे में सोच भी सकते हैं। लंबी बहस के बाद मेनन ने उन्हें भारत में विलय के बारे में एक मसौदा दिया जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद माउंटबेटन कमरे से बाहर चले गए। मेनन आगे लिखते हैं, माउंटबेटन के जाते ही महाराजा ने एक कलम की शक्ल की पिस्टल निकाल ली और मेरी तरफ तानते हुए बोले, मैं तुम्हारा आदेश मानने से इनकार करता हूं। मैंने उनसे कहा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि मुझे मारकर या मुझे मारने की धमकी देकर आप एकीकरण को निरस्त करवा सकते हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैंने उन्हें धिक्कारते हुए कहा कि वो इस तरह की बचकानी हरकत न करें। कमरे के अंदर शोर सुनकर माउंटबेटन कमरे के अंदर फिर आ गए। मैंने उन्हें सारी बात बताई। माउंटबेटन ने मामले को ज़्यादा तूल न देते हुए इसे एक मजाक के तौर पर लिया। थोड़ी देर में महाराजा सामान्य हो गए और हम साथ साथ
गवर्नमेंट हाउस से बाहर निकले। मैंने उन्हें उनके होटल पर छोड़ा और मैं अपने दफ्तर चला आया। बाद में इस घटना पर हम दोनों के बीच काफ़ी मजाक चला। इस घटना का और विवरण जोगी वेद और अमरनाथ ने अपनी किताब बापची द किंग हु वुड बी मैन में देते हुए लिखा है। जब माउंटबेटन कमरे में दोबारा घुसे तो हनवंत सिंह ने उन्हें बताया कि वो मेनन को अपना नया आविष्कार दिखा रहे थे। उन्होंने माउंटबेटन को वो पिस्टल उपहार के तौर पर दे दी। माउंटबेटन के देहांत के बाद सन 2010 में यूरोप की मशहूर हथियारों की नीलामी करने वाली कंपनी हॉल्ट ने 10,000 पाउंड में उस पेन पिस्टल की नीलामी की। इस समय वो पिस्टल ब्रिटेन के रॉयल आर्मरीज म्यूजियम में रखी हुई है। उधर भोपाल के नवाब अब भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि हनवंत सिंह पाकिस्तान का साथ पकड़ेंगे। वो धौलपुर के महाराजा के साथ उनका इंतजार ही करते रह गए। आखिर उन तक खबर पहुंच गई कि माउंटबेटन से मुलाकात के बाद महाराजा हनवंत सिंह हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गए। आजकल का जो यूपीएससी हेडक्वार्टर्स है ना, धौलपुर हाउस जो हम बोलते हैं, वो धौलपुर महाराजा का दिल्ली का पैलेस था। तो उधर धौलपुर का महाराजा वो भी अपना इंडिपेंडेंस का सपना देके बैठा हुआ, छोटा धौलपुर भी, और नवाब ऑफ भोपाल दोनों धौलपुर हाउस में बैठा हुआ है। और नवाब ने अपना दोनों एडीसीज को बोलता कि उन दिनों दिल्ली में 2 एयरपोर्ट है। एक तो पालम एयरपोर्ट जो आजकल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, और दूसरा जो है वेलिंगटन एयरपोर्ट जो आजकल सफदरजंग एयरपोर्ट है। तो ये अपना दोनों एडीसीज को दोनों एयरपोर्ट भेज देते, बोलते कि पता नहीं कौन सी एयरपोर्ट से आने वाला है, उनको लेकर आ जाइए। बट जोधपुर जो है वो उनको अवॉइड करता है, वो सीधा माउंटबेटन के पास चले जाती है। और माउंटबेटन के साथ जब जाते हैं वो अपने साथ उनका स्पिरिचुअल गुरु भी साथ है, और माउंटबेटन से मिल के वापस जाने के टाइम ये एडीसीज को मिल जाती है एयरपोर्ट में। तो बट बाय दैट टाइम जोधपुर हैड मेड अप हिज माइंड टू जॉइन इंडिया। लेकिन भारत में विलय के बाद भी हनवंत सिंह नेपथ्य में नहीं गए थे। पहले आम चुनाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। वो वीपी मेनन को कभी नहीं भूले। नारायणी बसु अपनी किताब वीपी मेनन द अनसंग आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया में लिखती हैं। सन 1952 में उन्होंने वीपी को संदेश भेजा कि वो चाहें तो उनके समर्थन से जोधपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए खड़े हो सकते हैं। इस अनुरोध ने वीपी को अंदर तक छू लिया, लेकिन उन्होंने हनवंत सिंह का अनुरोध स्वीकार नहीं किया। 26 जनवरी 1952 को चुनाव परिणाम के दिन वो अपने बीचक्राफ्ट बोनांजा विमान से कांग्रेस के मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के चुनाव क्षेत्र जा रहे थे कि उनका विमान सुमेरपुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस समय विमान में उनके साथ उनकी तीसरी पत्नी जुबैदा उर्फ विद्या रानी भी थी। दोनों इस विमान दुर्घटना में मारे गए। उस समय हनवंत सिंह की आयु थी मात्र 28 वर्ष। चुनाव परिणाम उनकी मृत्यु के बाद आए। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों में उनकी जीत हुई। उनकी मौत के बाद दोनों सीटों पर उपचुनाव करवाए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, उनकी आकस्मिक मौत के बाद जोधपुर में करीब 40,000 लोगों ने अपने बाल मुंडवा दिए। इसके लिए करीब 400 नाइयों की व्यवस्था करनी पड़ी। पूरे राज्य में 12 दिनों तक शोक मनाया गया। बाद में सन 2001 में श्याम बेनेगल ने उनके जीवन पर एक फिल्म बनाई थी सुबैदा, जिसमें हनवंत सिंह की भूमिका मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी ने निभाई थी। हनवंत सिंह और वीपी मेनन की मुलाकात के बारे में हमने एक और वीडियो बनाया है, जिसको आप कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री पर देख सकते हैं। रेहान फजल, कॉन्फ्लुएंस हिस्ट्री, दिल्ली।